नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 23 दिसंबर 2023 ईस्वी। 23 दिसंबर 23 ईस्वी है ना। और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। इसमें डिटेल में हम लोग आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और क्या करेंगे, और बस कुछ नहीं करेंगे, आर्टिकल और न्यूज़ को डिस्कस करेंगे आपके मेंस और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हेडलाइन देखते हैं क्या है। इंडिया जो ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक अपोजिशन का, इनका कल धरना प्रदर्शन हुआ था। कहाँ पर? तो ये हुआ था दिल्ली के चांदनी चौक पर, है ना। और वहाँ पर इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो है लोग की आवाज़ को दबा रही है, अपोजिशन के वॉइस को दबा रही है। तो ठीक है, ये तो इनका काम ही है। अपोजिशन पार्टी का काम होता है सरकार पर आरोप लगाना, और सरकार का काम होता है कि अपोजिशन को ख़त्म कर देना। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। अपना दूसरे न्यूज़ से हम लोग शुरू करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन, ये कौन होंगे? तो ये हमारे गणतंत्र दिवस का, रिपब्लिक डे के परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। पहले जो बाइडेन को इनवाइट किया गया था, लेकिन अभी पता ही है आपको, भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं वो बहुत ही खटास के दौर से गुजर रहे हैं। क्यों? तो पन्नू के एसासिनेशन के मामले में भारतीय एजेंसी का नाम आया है, और निखिल गुप्ता नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है चेक रिपब्लिक से। उसके बाद उसको गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो अमेरिका भेज दिया गया, जहाँ पर उसके ऊपर केस चलाया जा रहा है। तो इसके कारण से भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं हैं, और इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर नहीं आएंगे। तो अब कौन आएंगे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो भाग लेंगे हमारे रिपब्लिक डे परेड में। और ये था आपका पहला न्यूज़। उसके बाद से दूसरा क्या है? दूसरा है आपका थोड़ा सा संबंधित है, देखिए किससे। IMF ने बोला है कि 2027-28 तक भारत का जो ऋण होगा वो जीडीपी के तुलना में 100% हो जाएगा। देश के ऊपर जो ऋण है वो जीडीपी के कंपेयर करेंगे तो जीडीपी का 100% हो जाएगा हमारा ऋण 27-28 तक। तो इसको लेकर कंसर्न किया है कि भाई IMF ने बोला है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेतक नहीं होता है। लेकिन जो दुनिया की सबसे विकसित इकोनॉमी है, जैसे USA की अगर हम लोग बात करें या जापान की बात करें, तो जापान के ऋण और जीडीपी का अनुपात है 263%। उसके जीडीपी का 2.5 गुना से भी ज़्यादा उसके ऊपर ऋण पड़ा हुआ है। USA का भी 1.5 गुना से ज़्यादा उसके ऊपर जीडीपी का ऋण होता है। तो जीडीपी का ऋण से अनुपात उन देशों के लिए ख़राब होता है जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो ऋण जीडीपी अनुपात हमारे लिए भी बेहतर तो नहीं होता है, लेकिन ठीक है, हम उसको संभाल पाएंगे, ऐसी स्थिति में है हम। फिर भी भारत सरकार कोशिश कर रही है कि अब ऋण जीडीपी अनुपात को थोड़ा सही किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऋण लिए गए हैं। आपको पता होगा 2014 में जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था, तब सबसे बड़ा इशू यही था कि देश पर ऋण बढ़ रहा है ना। ये सब इशू पता नहीं कहाँ चले गए। अब ये इशू है ही नहीं। उस समय ये मीडिया में बार बार बताया जाता था कि कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके ऊपर भी इतने लाख का ऋण है, वगैरह वगैरह सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं मुद्दा। इसीलिए सरकार आंख मूंद कर ऋण लेती है, और बहुत सारे ऋण लिए गए हैं पिछले 5-10 सालों में, हद से ज़्यादा। और ये क्यों लिए जाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर होते हैं, उसके अलावा विकासात्मक कार्यों के लिए बहुत सारे ऋण लिए जाते हैं। तो विकास करने के लिए खर्चे करने होंगे हमें, और उसके लिए हमें ऋण लेने पड़ते हैं। तो ऋण जीडीपी अनुपात किसी और दिन डिटेल में आपको समझाऊंगा जीडीपी के तुलना में। अभी आज के आर्टिकल पर चलते हैं, जो कल द हिंदू में इथेनॉल से संबंधित आर्टिकल आया था एक डिटेल, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, कैग है, इन सभी के बारे में हमें डिटेल में आज पढ़ना है। ओके, और रेगुलर पढ़िएगा। अभी से समय कम है आपके पास, तो जो भी समय है 10 महीना करीब में समय है 30 सितंबर तक के लिए, तो रेगुलर पढ़िएगा। रेगुलर पढ़ने का मतलब क्या होता है कि पर डे के हिसाब से डेली टारगेट, साप्ताहिक टारगेट, मंथली टारगेट करके पढ़िए। बीपीएससी अब पहले वाला नहीं रहा कि 2 महीने पढ़ के पीटी पास कर लो, 15 दिन पढ़ के मेंस पास कर लो। ये सब कुछ भूल जाइए। अगर वाकई आपको बीपीएससी देना है ना, तो अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी यूपीएससी लेवल की, तब जाके आप सोच सकते हैं कि आपका पीटी क्लियर होगा। नहीं तो 2025 के सितंबर का आपको वेट करना पड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है न्यूज़। कल मैंने आपको वामपंथी उग्रवाद के बारे में डिटेल में समझाया था। तो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या ये इंटरनल सिक्योरिटी बीपीएससी का भाग है? नहीं है, बीपीएससी का भाग नहीं है। वो यूपीएससी के पेपर में इंटरनल सिक्योरिटी का पेपर होता है ना।
लेकिन बीपीएससी में क्या है ना कि करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए आतंकवादी घटनाओं से संबंधित, आतंकवाद से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया था, एक दो सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए माओवादी से भी संबंधित आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने उसको डिटेल में आपको करवा दिया था, है ना। तो करंट अफेयर का टॉपिक है वो। इंटरनल सिक्योरिटी जैसी चीज़ें जो है वो अलग से यूपीएससी के लिए पेपर होता है, बीपीएससी में आपको करंट अफेयर में ही वो इंक्लूड करके GS2 के पेपर में या GS1 में भी कभी कभार पूछ लिया जाएगा आपसे। ओके, देखिए भारत की इथेनॉल क्रांति चर्चा में क्यों है और क्या हमारे समक्ष चुनौतियां हैं, डिटेल आर्टिकल होगा। इथेनॉल से संबंधित आज सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे, भारत सरकार का मिशन भी पढ़ लेंगे, लक्ष्य भी सारे पढ़ लेंगे। इससे जुड़े हुए अगर सवाल आएंगे पीटी मेंस में, यूपीएससी पीटी 2020 सवाल पूछा जा चुका है, मेंस में सवाल पूछे जा चुके हैं इससे संबंधित, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक कवर कीजिएगा सब कुछ, है ना। दुबई में आयोजित COP28 में 100 से अधिक देशों द्वारा 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का संकल्प के बीच क्या लिया गया है संकल्प। पहला पीटी फैक्ट क्या हो गया कि 2030 तक हमें वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 3 गुना करना है। ओके, भारत को अपने इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य के संबंध में एक कठिन राह का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वर्ष 2013-14 में 1.6% से बढ़कर 22-23 में 11.8% हो गया है। पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाकर हम 2013-14 में मात्र 1.5% के करीब मिलाते थे, अब हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, 11.8% पर पहुँच गए हैं। वर्ष 22-23 में कम चीनी स्टॉक और इस वर्ष गन्ना उत्पादन में आसन्न कमी के कारण 2025 तक 20% का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो गया है। हमने लक्ष्य रखा हुआ है कि 2025 तक अगले 2 वर्षों हमें क्या करना था, इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का परसेंटेज 20% करना था। लेकिन गन्ना जो इथेनॉल का प्रमुख स्रोत है, आलू भी है और भी बहुत सारी चीज़ें, कसावा है और भी बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। यूपीएससी ने यही सवाल पूछा था कि निम्न में से भारत सरकार की नीति के अनुसार किन किन चीज़ों का उपयोग इथेनॉल उत्पादन के लिए किया जा सकता है ना। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, इस परिदृश्य में सरकार लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनाज आधारित इथेनॉल की ओर एक बृहद संक्रमण पर विचार कर रही है कि अनाज से अब हम इथेनॉल को बनाएं। लेकिन यहीं पर रुक जाइएगा, जरा सा सोचिए कि अनाज से इथेनॉल बनाने का क्या दुष्परिणाम और सकारात्मक परिणाम हो सकता है। सकारात्मक परिणाम तो ये होगा कि भाई किसानों की आय बढ़ सकती है, क्योंकि किसानों से इथेनॉल बनाने के लिए भारत सरकार क्या करेगी, अनाजों की खरीद ज़्यादा कर सकती है। लेकिन दुष्परिणाम क्या होगा, उस देश में जहाँ पर 80 करोड़ लोगों को हमें अनाज देना पड़ता है, वहाँ पर अगर हम अनाज से पेट्रोल में मिलाने के लिए इथेनॉल बनाने लग जाएंगे तो अनाज की कमी हो सकती है। खाना ज़्यादा जरूरी है गाड़ी पर चढ़ने से ज़्यादा। तो ये आपको पता होना चाहिए दोनों तरफ के पॉइंट। इथेनॉल डिस्टिलीज हेतु मक्का की खरीद के लिए हाल ही में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ को सौंपी गई प्राधिकारिता इस संक्रमण बल देने का संकेत देती है कि यह इथेनॉल के लिए संगठित मक्का फीड से समर्थित आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देगी। ओके, इससे अर्थव्यवस्था के लिए अधिक चुनौतियां उत्पन्न होने का जोखिम भी है। उन सभी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। अब इथेनॉल क्या होता है, यहाँ से बात को हम लोग शुरू करते हैं। इंट्रो आपको समझा दिया है पूरा मैंने। ओके, इथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक होता है, मतलब कार्बन से बना हुआ यौगिक होगा। कोई भी चीज़ होगा तो कार्बनिक यानी कि कार्बन है उसमें, और भी बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, लेकिन मूल स्रोत क्या है उसका, तो कार्बन है। यह पारदर्शी रंगहीन द्रव है। ये पॉइंट हो गया आपके पीटी के लिए, यही पूछ लेगा वो, जो ज्वलनशील है और इसकी एक विशिष्ट गंध होती है। ओके, क्या गंधहीन है ये? नहीं, गंध होती है इसमें इथेनॉल है बहुत तेज। ये रंगहीन है, कलर नहीं होता इसको कोई, पारदर्शी होता है। ये सब पीटी के लिए आपके फैक्ट हो गए। ये स्टेटमेंट में दे देगा कि बताइए इथेनॉल ब्लैक रंग का होता है, काले रंग का होता है या रंगहीन होता है। इस प्रकार के स्टेटमेंट आपसे दिया जा सकता है। उत्पादन इसे खमीर द्वारा शर्करा के किण्वन फर्मेंटेशन जिसको कहा जाता है के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है, जो एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग मादक पेय पदार्थ के उत्पादन में किया जाता है। अल्कोहल बनाने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसी सेम प्रक्रिया का उपयोग इथेनॉल के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इसे रासायनिक प्रक्रियाओं जैसे एथिलीन के जल योजन हाइड्रेशन ऑफ एथिलीन के माध्यम से भी संश्लेषित किया जा सकता है। हाइड्रेशन के माध्यम से भी संश्लेषित किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इस कुछ छोटे मोटे साइंटिफिक प्रोसेस को। तो उसके अलावा तो बाकी हम उपयोग पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, भारत सरकार की नीति को पढ़ेंगे। उपयोग क्या है, तो पेय पदार्थ। इथेनॉल अल्कोहल का एक प्रकार है जो मादक पेय पदार्थों में पाया जाता है। सामाजिक रूप से इसका सेवन बियर, वाइन और स्पिरिट जैसे विभिन्न रूपों में किया जाता है। ईंधन के तौर पर भी इसका उपयोग होता है। गैसोलीन के साथ मिलाया जा सकता है। औद्योगिक विलायक भी होता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों को घोल सकने की इसकी क्षमता कारण इथेनॉल का उपयोग फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाई बनाने से वगैरह सब के लिए भी इसका बृहद स्तर पर उपयोग किया जाता है इथेनॉल का। चिकित्सा और प्रयोगशाला के लिए भी भारी स्तर पर उपयोग किया जाता है। रासायनिक फीड स्टॉक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो इसको उपयोग हो गए। आप बीच में कैसे लिखेंगे,
ऐसे लिखेंगे उपयोग, उसके बाद से बताएंगे कि भाई पीने के लिए भी लोग उपयोग करते हैं, ईंधन के लिए भी होता है, और मेडिकल इंडस्ट्री में भी होता है, और लेबोरेटरी वगैरह में भी करते हैं। तो ये आप लिख देंगे चारों तरफ। इससे क्या हो जाएगा, इसका उपयोग आपको कम से कम क्लियर हो जाएगा कि भाई कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। हो सकता है वो पूछ ले कि बताइए निम्न से कहाँ कहाँ पर इथेनॉल का उपयोग कर सकते हैं, A B C D, उसके बाद से बोले केवल A सही है, केवल B सही है, A और C दोनों सही है। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। देखिए मैं आपको इस तरह से बार बार क्वेश्चन फ्रेम करके इसलिए बताता हूँ ताकि आपको दिखे कि सवाल कहाँ से बनते हैं। ये जिस दिन आपको खुद से दिखने लग जाएगा, आपका लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, मंथली मैगजीन हो या ये सब टॉपिक हो। ओके, अब देखिए इसी उपयोग को पढ़ने के लिए आप 10 घंटे लगाते, लेकिन छोटा सा है ना कि पहला है पेय पदार्थ के रूप में, दूसरा है ईंधन के रूप में, तीसरा औद्योगिक विलायक के रूप में, चौथा है चिकित्सा प्रयोगशाला में, उसके बाद से रासायनिक फीड स्टॉक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कितना आसान था नहीं, है ना। आगे बढ़ें। अगला क्या है, इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, और ये भारत सरकार का कार्यक्रम है। इसी के ऊपर फोकस रख के हमें पढ़ना था इस टॉपिक को। क्यों ये भारत सरकार ने चलाया, देखिए इसका 2 बेनिफिट है। एक तो है कि भाई पर्यावरण को थोड़ा सा नुकसान कम पहुंचेगा क्योंकि जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता घटेगी। दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट, पेट्रोल में हम इथेनॉल का अगर 20% मिला देंगे तो 20% पेट्रोल तो हमें कम मंगाना पड़ेगा ना बाहर से। समझ पा रहे हैं ना मैं जो कह रहा हूँ, 20% पेट्रोल हमें कम मंगाना पड़ेगा बाहर से। इससे क्या होगा, इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरेगा। हमें जो भारी भरकम रुपया पे करना पड़ता है अरेबियन देशों को, और वो पैसा लेते हैं हमसे, ऊपर से हमें ब्लैकमेल भी करते हैं अलग अलग स्ट्रेटजिक पॉइंट पर, तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी इससे धीरे धीरे, है ना। ईबीपी पेट्रोल में इथेनॉल जो नवीकरणीय और पर्यावरण अनुकूल ईंधन है के सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के भारत सरकार की एक पहल है ये इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। ओके, यह कार्यक्रम अन्य देशों से ईंधन का आयात को कम करेगा, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करेगा, चीनी उद्योग में मूल्यवर्धन की वृद्धि करने का लक्ष्य रखता है। इथेनॉल आपूर्ति वर्ष, इथेनॉल सप्लाई ईयर 2021-22 के लिए भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोड मैप 2020 से 25 में निर्धारित 10% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया गया था। हमने 11% तो हासिल कर लिया है, लेकिन 2025 के हमने लक्ष्य क्या रखा है, 20% हमें मिक्स करना है इसको पेट्रोल में, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में करीब में 20% हिस्सा उसका क्या होगा, इथेनॉल होगा, जिससे क्या होगा, हमें ईंधन जो बाहर से आयात करना पड़ता है उस पर निर्भरता कम हो जाएगी हमारी। ओके, और सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनी OMC ने देश भर में E20 पेट्रोल 20% इथेनॉल सम्मिश्रण की बिक्री शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल की विपणन कंपनियां कौन सी है, तो इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, ये सब सार्वजनिक भारत सरकार की कंपनियां हैं जो तेल को बेचती हैं। निकालने का काम कौन करती है, तो ONGC वगैरह करती हैं। ओके, इसके अलावा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में 2025-26 तक पेट्रोल में इथेनॉल के 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया था। यही मैं आपको तब से बार बार बता रहा हूं। इस लक्ष्य को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग में उपयोग कीजिएगा। इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से चीनी उद्योग के लिए एक सह उत्पाद सीरा से किया जाता है। सीरा का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन इसके उत्पादन के लिए गन्ने का रस, चीनी सिरप और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जैसे अन्य कच्चे माल का भी उपयोग किया जा सकता है। क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का मतलब जैसे आलू खराब हो गया या कसावा हो गया या फिर मक्का हो गया, ये सब चीज़ें इसके लिए भारी मात्रा में उपयोग की जा सकती हैं। प्रोटीन वाले नहीं, शर्करा वाले, कार्बोहाइड्रेट्स वाले चीज़ें उपयोग की जा सकती हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा। सरकार ने ईबीपी के तहत इथेनॉल की खरीद और आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे लाभकारी मूल्य तय करना, प्रक्रिया को सरल बनाना, उत्पादन शुल्क से छूट, वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये सब सरकार ने क्यों उठाए हैं, तो भाई ईबीपी के तहत हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसके तहत क्या हो, तो इसकी आपूर्ति सप्लाई को हम सुनिश्चित कर पाएँ। उसके लिए हम अच्छा दाम देंगे, अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, बिना रोक टोक कारोबार चलेगा, फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे हम। ओके, प्रभावी सरकारी नीति के कारण EAS 2013-14 से ESY 2023-24 तक में OMC को ऑयल जो मार्केटिंग कंपनियां हैं को इथेनॉल की आपूर्ति 13 गुना की वृद्धि हुई है। इनको खूब सारे मात्रा में इथेनॉल मिल रहा है और वो मिला के बेच भी रही हैं, खूब लाभ कमा रही है ये सब कंपनियां। सम्मिश्रण प्रतिशत के रूप में ESY 13-14 में 1.53 से बढ़कर 22 में 12% तक पहुंच चुका है। ये डेटा तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और देखिए इस प्रकार से भारत में क्या हो रहा है, इथेनॉल का बढ़ रहा है। 13-14 में देख सकते हैं किस प्रकार से था, और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं 2021-22 में, और 23-24 में लगभग 11% है, जिसको 12% अप्रॉक्स मान लिया जा सकता है। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इथेनॉल ब्लेंडिंग हैज परसेंटेज इंक्रीज मोर देन 6 टाइम इन द 8 ईयर। 8 साल में 6 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है, और ये अच्छा है हमारे लिए। ईंधन में इथेनॉल सम्मिश्रण का महत्व क्या है, अब यहाँ से सवाल बनेगा। पहला आएगा क्या, इथेनॉल क्या होता है। देखिए मैंने आपको क्या सब पढ़ाया, हवा में नहीं पढ़ना है। पहले मैंने आपको पढ़ाया क्या है ये, उसके बाद मैंने पढ़ाया कि इसका उपयोग क्या होता है,
उसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत सरकार का जो कार्यक्रम है 2025-26 तक के लिए वो क्या रखा गया है। उसके बाद अब मैं पढ़ा रहा हूँ कि इसका क्या महत्व है भाई, इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, क्या महत्व है, क्यों हम इसको मिक्स करना चाहते हैं। ओके, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, इससे पहले ही मैंने बता दिया। और भू राजनीतिक जोखिम, जियोपॉलिटिक्स में भी हमें मदद करेगा ये। क्यों? अब इजराइल के साथ हम खुलकर खड़े नहीं हो सकते हैं कभी, ये हमें क्यों देखना पड़ता है, अपने फैसले लेने में क्यों हमें सोचना पड़ता है तेल के बारे में। स्ट्रेटजिक रूप से इंपॉर्टेंट कई सारे फैसले होते हैं जहाँ पर तेल जो है वो हमारे सामने आ जाता है। तो अरेबियन कंट्रीज़ हम पे दबाव बना सकते हैं। दुनिया भर में तेल का दाम बढ़ता है घटता है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डगमगाने लग जाता है। तो ये सब चीज़ों से सुरक्षित हमें कर सकता है कौन? तो यही इथेनॉल सम्मिश्रण का प्रोग्राम। पर्यावरण की रक्षा हो सकती है इससे, प्रदूषण में भारी कमी आ सकती है। उसके बाद से देखिए क्या लिखा हुआ है। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एक अध्ययन के अनुसार पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन 30 से 50% और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन 20% तक कम हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन जो होता है ये ईंधन के अपूर्ण दहन, ईंधन का अगर सही से दहन नहीं हो पा रहा है, अपूर्ण दहन से उत्सर्जित होने वाला प्रमुख गैस कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कोयला जलाकर जब आप ताप रहे होते हो अभी ठंड में, या लकड़ी जलाकर, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होता है। कई सारे आपने ठंड में सुने होंगे कि घर के सब कुछ चारों तरफ से पैक कर दिया, घर में कोयला जलाकर रात को सो गए, पूरे के पूरे परिवार सुबह में मरे पाए जाते। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड साइलेंट किलर होता है, जहरीला होता है, धीरे धीरे करके आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन के जो प्रवाह होता है उसको रोक देता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और उससे मृत्यु हो जाती है। दम घोटू गैस होता है, लेकिन इससे जब दम घुटता है तो लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि साइलेंट किलर इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यों-ज्यों इसका प्रभाव बढ़ेगा तो आप धीरे धीरे बेहोशी की तरफ में पहुंच जाओगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है कौन? तो इथेनॉल का सम्मिश्रण। और ये किसने बताया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने हमें बताया है। इस चीज़ को जरा सा ध्यान में रखिएगा। और बीपीएससी ने पूछा था 65वीं बीपीएससी में कि अपूर्ण दहन से कौन से गैस का उत्सर्जन होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, CO। ओके, किसानों को सहायता मिलेगी, उनकी आय बढ़ जाएगी, क्योंकि हम उत्पाद तो उन्हीं से खरीदेंगे, चाहे गन्ना खरीदें, आलू खरीदें, मक्का खरीदें, कसावा खरीदें या कोई और चीज़ खरीदें, ये सब के सब हम किससे खरीदेंगे? किसानों से खरीदेंगे। ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगा ये चीज़। ओके, इथेनॉल सम्मिश्रण से देश को प्रति 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर 30,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। और उस बचत का हम लोग क्या करेंगे? उन्नत वाहन प्रदर्शन, इथेनॉल की गैसोलीन की तुलना में अधिक ऑक्टेन रेटिंग। अब ऑक्टेन रेटिंग क्या होता है? तो ये क्या करता है ऑक्टेन रेटिंग? हम जो ईंधन वगैरह यूज कर रहे हैं उसका क्वालिटी जांच करते हैं कई बार ऑक्टेन रेटिंग के माध्यम से। तो इसकी ऑक्टेन रेटिंग जो है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। तो ये गैसोलीन के तुलना में, पेट्रोल डीजल इन सभी की तुलना में अधिक ऑक्टेन रेटिंग है, जिसका अर्थ है कि इंजन के प्रदर्शन में भी सुधार कर सकता है। कम पेट्रोल या डीजल में आप अधिक दूरी तय कर पाएंगे। ओके, और वाहनों की नॉकिंग टेंडेंसी को भी कम कर सकता है, आवाज़ से संबंधित बाकी सभी चीज़ों को कम कर सकता है। हर तरफ से हमारे लिए बेनिफिशियल होगा इथेनॉल का यूज करना। इथेनॉल सम्मिश्रण की अब कुछ सीमाएं भी हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं इसके लिए क्या है? तो फीड स्टॉक उपलब्धता और लागत। इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना, मक्का या लिग्नोसेल्यूलोसिस सामग्री जैसे बायोमास की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। फिर उत्पादों को खाद्य, चारे व अन्य उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। वही जो मैंने आपको सब शुरुआत में बताया था कि अगर हम पेट्रोल डीजल में इथेनॉल बनाने के लिए, मिलाने के लिए इन चीज़ों को उपयोग कर लेंगे तो भोजन की कमी हो सकती है, क्योंकि बड़ी मात्रा में वहाँ पर इथेनॉल उत्पादन के लिए इन चीज़ों का उपयोग होता है। ओके, खाद्य सुरक्षा के साथ संघर्ष होगा, मैंने पहले ही बताया। और मक्के का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से खाद्य सुरक्षा के लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। गन्ने के मामले में इथेनॉल का उत्पादन सीरे को संसाधित कर सकता है या चीनी के उत्पाद के लिए न्यूनतम ट्रेड ऑफ का निर्माण भी करता है। सी हैवी सीरा की तुलना में कम चीनी का उत्पादन करता है, लेकिन दोनों गन्ने में एक साथ चीनी और इथेनॉल का उत्पादन करते हैं। लेकिन इथेनॉल के उत्पादन के लिए मक्के का उपयोग प्रत्यक्षता खाद्य या पशु चारे के रूप में इसका उपयोग को कम कर देगा, जो मैंने आपको बार बार बताया है पहले। इसके अलावा इथेनॉल उत्पादन एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे स्टेज शामिल होते हैं। प्री ट्रीटमेंट, हाइड्रोलाइसिस, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन, ये सारा प्रक्रिया करने में अच्छा खासा खर्चा भी आता है। अब जैसे इथेनॉल उत्पादन का एक छोटा सा प्रक्रिया जो है लिग्नोसेल्यूलोसिक, इसी में क्या होता है ना, इसमें आपको प्री ट्रीटमेंट
अच्छा खासा करना पड़ता है। फिर हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। इसके कारण से इथेनॉल उत्पादन में कुछ चुनौतियां मिल सकती है। अवसंरचना और वितरण का भी अपने देश में अभाव है, इसके लिए अवसंरचना नहीं है, और जागरूकता की भी कहीं न कहीं कमी अपने देश में देखी जाती है। वाहन अनुकूलता और प्रदर्शन भी चाहिए भाई। इसके लिए इथेनॉल उत्पादन के लिए अनुकूल व कुशल वाहनों की आवश्यकता होती है। सभी वाहनों में हम धड़ल्ले तरीके से उपयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वाहनों के प्लेट टूटने लग जाते हैं। आपने सुना होगा कि इंजन में गड़बड़ी आ गई है, उसके भी कारण कहीं ना कहीं इथेनॉल हो सकता है। ओके, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। इथेनॉल के बारे में पर्याप्त मात्रा मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको फिर कभी दिक्कत नहीं आएगा। इस टॉपिक को पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करके रखिएगा, क्योंकि पीटी में पहले भी पूछे गए हैं, यूपीएससी में आपसे भी पूछा जा सकता है। ओके, और मेंस में तो पूछा ही जा सकता है। जैसे इथेनॉल का जो कार्यक्रम है भारत सरकार का, वही पूछ लेगा, लक्ष्य पूछ लेगा आपसे, है ना। तो चलिए अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक किससे संबंधित है? तो ये है नॉर्थ ईस्ट से संबंधित, उत्तर पूर्वी जो भारत है उससे संबंधित है। और क्यों संबंधित है भाई? तो मिनिस्ट्री होल्ड्स मीटिंग सीएम के साथ, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी सीएम हैं उनके साथ जो मिनिस्ट्री है उसने क्या किया है, तो मीटिंग वगैरह किया है। और पीएम डिवाइन योजना में कुछ देरी आ रही है, कमी आ रही है, तो उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत हुई है। देखिए, ये बातचीत हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट क्या होता है कि पीएम डिवाइन योजना क्या है और क्यों इस पर भारत सरकार इतना जोर दे रही है, और नॉर्थ ईस्ट के लिए पीएम डिवाइन योजना किस प्रकार से मददगार हो सकती है। इस चीज़ को हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, और ये मीटिंग करने से पहले उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस इशू को उठाया कि भाई पीएम डिवाइन योजना के तहत हमने फंड दे दिया है सभी राज्यों को, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को, फिर भी वहाँ पर काम क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी के कारण से नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से मंत्रालय है, आपको ये पता होना चाहिए। उस मंत्रालय ने सभी सीएम से बात की, क्यों दिक्कतें आ रही हैं। जैसे मणिपुर के सीएम ने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर का हमारे यहाँ इतना बड़ा इशू है, आपको पता ही है कि मई जून महीने से इथनिक वायलेंस चल रहा है वहाँ पर, बहुत ही भीषण स्तर का वायलेंस है। गांव के गांव जलाए गए हैं, कितने लोग मरे अभी तक उसका डेटा तक सामने नहीं। अपने ही भारत के किसी राज्य की बात हो रही है, जस्ट इमेजिन कि यूपी और बिहार में ये चीज़ हो रहा होता तो पूरे देश की भी क्या हालत होती। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में होता है तो हमें परवाह होती नहीं है। दरअसल में हम बस झंडा बुलंद करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, होता नहीं है हमें दरअसल परवाह, है ना। तो इसीलिए मणिपुर में वायलेंस चल रहा है तो चल रहा है, किसी को क्या परवाह है। ना तो प्रधानमंत्री को परवाह है, ना गृह मंत्री को, कोई देखने तक नहीं जाता। मीडिया इजराइल चली जाती, नॉर्थ ईस्ट नहीं जाती है। तो मणिपुर के सीएम ने बोला कि हमारे यहाँ पर इंटरनेट बंद रहता है। इमेजिन कीजिए कि 3 महीने तक आपके यहाँ पर इंटरनेट बंद रहे, 2-2, 3-3 महीने तक आप किस प्रकार से रहेंगे, ज़रा मुझे बताइएगा। और उन्होंने बोला कि इंटरनेट बंद है, लॉ एंड ऑर्डर का कारण से हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे और हमें बहुत सारा लॉस भी हुआ है। तो इसी सब के कारण नॉर्थ ईस्ट में पीएम डिवाइन योजना एक अच्छी योजना है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है अभी भी। कुछ राज्यों ने अच्छा इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन मणिपुर जैसे जो राज्य हैं वहाँ पर तो आपको पता ही है किस तरह की स्थिति बनी हुई है अभी। चलते हैं, देखते हैं पीएम डिवाइन योजना क्या है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पीएम डिवाइन योजना केंद्रीय बजट 2022-2023 के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। 2022 और 2023 का जो बजट का सेशन था उसी में इसको पेश किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्ट्रीम है। मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर 2022 को पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी। इसका 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। 100% पैसा कौन दे रही है? तो भारत सरकार दे रही है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसाधन सीधे विकास पहल के लिए आवंटित किए जाएं। लेकिन शांति पहले चाहिए होती है, तब जाके कोई डेवलपमेंट होता है। जहां पर पीस नहीं है वहां पर डेवलपमेंट का आप सोच ही नहीं सकते हैं। बिहार में जब तक शांति स्थापना नहीं हुआ था, कानून का राज स्थापित नहीं हुआ था सही ढंग से, तब तक आप डेवलपमेंट की बातें कर ही नहीं सकते थे। अब अगर डेवलपमेंट की बातें आप करते हो या बिजनेस की बातें करते हैं तो इसीलिए करते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत पीस है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर राज्य में तो आप देख ही रहे हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर 2022 को पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी। इसका 100% वित्त पोषण वगैरह का बता दिया। यह योजना उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। कौन सा मंत्रालय है? तो नॉर्थ ईस्ट के लिए जो अलग से मंत्रालय है वही इसको देखरेख करती है। पीएम डिवाइन का उद्देश्य क्या है? बुनियादी ढांचे का विकास। बुनियादी ढांचा का मतलब होता है सड़क का विकास, वहाँ पर अच्छा खासा करना, हॉस्पिटल का विकास करना, ये सब बुनियादी ढांचे में आते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है। पीएम गति शक्ति के अनुरूप पीएम डिवाइन का लक्ष्य पूर्वोत्तर भारत में निर्बाध कनेक्टिविटी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु समेकित तरीके से बुनियादी ढांचे परियोजना का वित्त पोषित करना है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कनेक्टिविटी को बढ़ाना है हमें, कहाँ पर? तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन
एनईआर की अनूठी आवश्यकताओं और चुनौतियों को पहचानते हुए, नॉर्थ ईस्ट रीजन की अनूठी विशेषता और चुनौती को पहचानते हुए यह योजना उन सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करने का प्रयास करती है जो महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करती है, क्षेत्र के निवासियों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने की कोशिश करती है। युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना भी इसका एक बड़ा फैक्टर है। पीएम डिवाइन विशेष रूप से एनईआर के युवाओं और महिलाओं को लक्षित कर आजीविका का अवसर उत्पन्न करना चाहता है कि भाई वहाँ पर रोजगार उत्पन्न हो, वहाँ के लोगों को भटकना ना पड़े, ताकि वे क्षेत्र के विकास और प्रगति में सक्रिय भागीदार बन सकें। युवा और महिला, आपको पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में महिला सशक्तिकरण बहुत चरम पर होता है। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे जनजातीय इलाकों में, जैसे अपने यहाँ क्या होता है, विवाह के बाद महिला जाती है ससुराल, वहाँ पर क्या होता है, पुरुष जाता है अपने ससुराल में बसने के लिए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सही कह रहा हूँ मैं, अपने ही देश में होता है। तो ये इस तरह का जहाँ पर अलग कल्चर हो, वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर महिलाओं को और युवाओं को केंद्रित में करके भारत सरकार इस योजना को आगे बढ़ाना चाहती है। बजट आवंटन क्या है, इस योजना को केंद्रीय बजट 2022-2023 से 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन प्राप्त हुआ था। बजट में हमने 1500 करोड़ इस योजना के लिए केवल दिए थे। 22-23 से 25-26 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष वर्षों के साथ संरेखित में इस योजना कुल 6,600 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाना है। कब तक के लिए, 23-24 से लेकर 22-23 से लेकर 25-26 तक 4 वर्षों के हमें अवधि में कितना, 6,000 करोड़ रुपए, 6,600 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट में खर्च करना है। जिससे भारत सरकार ने कनेक्टिविटी को बढ़ाया है, ये आपको मानना पड़ेगा। सड़कें बनाई गई हैं, पुल बहुत सारे बनाए गए, हेलीपैड बनाए गए हैं, टेलीफोन नेटवर्क से जोड़ा गया है, रेल से जोड़ा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन को। ओके, वित्त वर्ष 22-23 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के एक राज्यवार एवं परियोजनावार सूची तैयार की गई है, जिसमें प्रत्येक परियोजना को संबंधित राज्यों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। ये अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जिसमें 1 सिस्टर एंड 1 ब्रदर और 7 सिस्टर्स हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और सिक्किम है, और मेघालय यहाँ पर है। आपको पता होना चाहिए कि असम एकमात्र ऐसा राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, और सिक्किम बस अलग हो जाता है। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारे लोगों को इनकी राजधानी तक नहीं पता होता है। एक सीक्वेंस में ध्यान में रखिएगा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, ये असम राज्य है, और ये मेघालय राज्य है, और ये सिक्किम राज्य है, ये भूटान देश है। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है आपके लिए। उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था। ये नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ और भी योजनाएं हैं। उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास योजना, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमें क्या करना है, औद्योगिक विकास को डेवलप करना है। उत्तर पूर्वी परिषद, उत्तर पूर्वी सड़क क्षेत्र विकास योजना, कनेक्टिविटी परियोजना, कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, जो म्यांमार को बांग्लादेश चीन म्यांमार कॉरिडोर के तहत विकसित किया जा रहा है। कालादान में हमने क्या किया है कि नॉर्थ ईस्ट से हम लोग आसियान की तरफ में मूव कर रहे हैं और उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी तो अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अब ऐसे ही कुछ अच्छे न्यूज़ होते हैं जिसको पढ़ने के लिए आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा इंटरटेनिंग भी होता है। कैग ऑडिट में पता चला है कि गवर्नमेंट गेव विडो पेंशन टू मेन इन झारखंड। झारखंड में क्या हुआ कि विधवा पेंशन पुरुष को दे दिया गया, ठीक ना। उसके लिए विधुर पेंशन योजना लाओ भाई, है ना। ऐसा भेदभाव क्यों, तो ये कैग के ऑडिट में पता चला है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि फर्जीवाड़ा चल रहा है विधवा पेंशन के नाम पर भी, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। और झूठे नाम बनाकर, फेक नाम बनाकर, फेक आदमी बनाकर पैसे लिए जाते हैं सरकार से, और उस पैसे को खा लेते हैं नीचे बैठे लोग। ये आप गांव घर में अगर रह रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मुखिया लोग क्यों बनते हैं, या पंचायत में लोग सदस्य क्यों चुने जाते हैं। पहला मोटिव होता है कि भाई मुझे घर चलाना अच्छे खासे, है ना। तो बाकी चीज़ें को छोड़िए, झारखंड में हुआ है तो झारखंड के लोग जाने। बाकी कैग के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ऑडिट में इतना सुंदर सुंदर चीज़ सब निकल कर सामने आ। जैसे आपको पता होगा एक द्वारिका एक्सप्रेस वे बन रहा था, दिल्ली से कनेक्ट कर रहा था, जिसमें और 5 किलोमीटर था या 1 किलोमीटर के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। सोने की सड़क बना रहे थे नितिन गडकरी जी। तो ये सब कैग की ऑडिट में ही सामने आता है। उसके अलावा और क्या आया था भाई कि भारतमाला परियोजना और भी जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, भारत सरकार की सड़क वाली योजनाएं, उसमें कैग के ऑडिट में पता चला कि घोटाला हो रहा है। इनमें सड़कों बनाने में अतिशय खर्च किया जा रहा है, अतिशय खर्च। कैग के ही ऑडिट में पता चला था कि रेलवे जो है वो 98.1 रुपया खर्च करके 100 रुपया कमाती है।
सोचिए कितना ज़्यादा खर्च है रेलवे का और कितना कम अर्निंग है रेलवे का, तो रेलवे की स्थिति कैसे अच्छी हो सकती है। वंदे भारत ट्रेन ही रेलवे नहीं है, लोकल ट्रेन रेलवे में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैग के बारे में डिटेल में समझिएगा। कैग की पूरी पृष्ठभूमि में बताऊंगा, पीटी मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये सीधा सीधा पूछ लेता है, यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है। जैसे यूपीएससी ने पूछा फाइनेंस कमीशन के बारे में बताइए, सीधा सवाल है यूपीएससी मेंस का ही, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहे हैं कैग की क्या भूमिका है भारत में, बताइए ज़रा। तो इस तरह की चीज़ों को प्रिपेयर करके जाइएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट को एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप का मिला है, तो ये झारखंड की सरकार चल रही है झारखंड तरीके से ही। और क्या कर सकते हैं, देखिए क्या है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग संभवतः भारत के संविधान का, ये डॉक्टर अंबेडकर जी का कथन है, भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वो ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमान्य खर्चों की सीमा अधिक से धन खर्च न हो पाए, मतलब कि जो सरकार खर्चा कर रही है वो जो सीमा है उसके अंदर कर रही है कि नहीं कर रही है। और ऑडिट करने का बहुत ही अच्छा खासा अधिकार दिया गया किसको, कैग को। बहुत ही अच्छी खासी बॉडी होती है। लेकिन आए दिन अभी के समय में कैग को क्या माना जाता है कि लोक लेखा समिति जो संसद में काम करती है उसका सहयोगी माना जाता है कैग को। और कई सारे कैग के रिपोर्ट के कारण पहले 2013 से पहले, 2014 से पहले, 2014 का भारत बाद का भारत अलग है, उससे पहले सरकारें गिर गई हैं कैग के रिपोर्ट के कारण से। इतनी ज़्यादा मीडिया में चर्चा होती थी कैग के रिपोर्ट की कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ या बहुत सारे घोटालों को, कॉमनवेल्थ एक घोटाला हुआ या फिर कोयला को लेकर घोटाला हुआ, इन सभी में कैग का बड़ा योगदान रहता था। क्योंकि ये ऑडिट जो करता था ना, तो सब मीडिया में बहुत अच्छी खासी बहस होती थी, लेकिन अब बहस नहीं होती है ना। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक होता है कि भारत का जो सीट है, बैलेंस सीट है, वो सुधरा हुआ रहे। किसी भी योजना पर खर्च किया जा रहा है तो सही खर्च किया जा रहा है या गलत, ये सब कुछ इसमें बताया जाता है। आपको याद होगा कि आयुष्मान भारत योजना में मैंने आपको बताया था कि लाखों फ़ोन नंबर एक ही है ना। और वो घोटाला भी किसने बताया था, तो वो कैग नहीं बताया था। लेकिन वो घोटाला कहाँ गया तो पता नहीं कहाँ गया। ये संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए सरकार वो अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है और यह जानकारी जनसाधारण को दी जाती है कि कौन सी योजना कितने अच्छे तरीके से चलाई जा रही है। महालेखाकार का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था, ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था। तभी से एक ऑडिट का काम चल रहा है भारत में। 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। पीटी फैक्ट हो गया आपके लिए। इससे कुछ समय बाद भारत के महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। बहुत ही बड़ा पद होता है कैग का पद, बहुत ही बड़ा पद होता है, स्वायत्ता बहुत ज़्यादा दी गई है, संवैधानिक बॉडी है। संविधान के आर्टिकल 148 के तहत कैग की स्थापना की जाती है। 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रण महालेखा परीक्षक कर दिया गया। 1884 से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अधिनियम। इस अधिनियम के तहत इसको और शक्तियां दी गई। इसी के तहत लोक लेखा समिति का जो आप नाम सुनते हो वो पहली बार 1919 अधिनियम के तहत ही स्थापित हुआ था, लोक लेखा समिति। 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया। सरकार के नियंत्रण से मुक्त होता है, ये स्वायत्त बॉडी है, ये स्वायत्त बॉडी होता है कैग, इसीलिए इसको इतना वैल्यू दिया जाता है। ये जिसके ऊपर लाल झंडी खड़ा कर देता है, यानी कि वहाँ पर निसंदेह वहाँ पर क्या है तो गड़बड़ी है। आयुष्मान भारत योजना बहुत बड़ी गड़बड़ी है। झारखंड सरकार के बारे में भी बात की है इसने, सड़क निर्माण के बारे में बात की थी कि वहाँ पर भी आप अतिशय खर्च कर रहे हो आप, है ना। भारत सरकार 1935 ने संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षाओं के लिए प्रावधान करके महालेखा का पद को शक्ति दी। इस अधिनियम की नियुक्ति और सेवा प्रक्रियाओं का भी उल्लेख था और भारत के महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण भी था। लेकिन जब संविधान बना तो संविधान में 1947 के बाद आर्टिकल 148 के तहत क्या कर दिया गया कि कैग को बहुत सारी शक्तियाँ दे दी गई और इसको एक स्वायत्त बॉडी के रूप में संविधान में आर्टिकल इसका संवैधानिक बॉडी के रूप में स्थापना किया गया। 1958 में कैग के क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। 58 ईस्वी में 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रण महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियों और सेवा अधिनियम 1971 को लागू किया। अधिनियम ने कैग को केंद्र व राज्य सरकार के लिए लेखांकन व लेखा परीक्षा दोनों करने की जिम्मेदारी दे दी। सबका ऑडिट कौन करेगा तो कैग ही करेगा। इसलिए झारखंड गवर्नमेंट का भी ऑडिट किया है और ऑडिट में क्या सामने आया है कि पुरुषों को विधवा पेंशन दिया जा रहा है। 1976 में कैग को लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया। ब्रिटेन के कैग से तुलना करें तब यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस है। भारत का कैग जो है इसको पोस्टमार्टम
कहा जाता है कि अब कोई काम हो गया है तब जाके आप फ्लैग को दिखा रहे हो कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है और तब जाके आपका ऑडिट कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन का जो कैग है वो कहीं ना कहीं पहले आपको उससे अनुमति लेनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। भारत का कैग महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नहीं। जबकि ब्रिटेन में महालेखा परीक्षक के साथ साथ इसमें नियंत्रण महालेखा परीक्षक की शक्ति निहित होती है। भारत में कैग पैसा खर्च होने के बाद खातों का लेखा जोखा करता है, यानी पोस्ट फैक्टो, पोस्टमार्टम मैंने समझाने के लिए आपको बोला, पोस्ट फैक्टो कहा जाता है इसको। ये कानूनी परिभाषा टर्म है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। जबकि यूके में कैग की मंजूरी के बिना सरकारी खजाने से कोई पैसा निकाला ही नहीं जा सकता है। उन्होंने हमारे यहाँ एक बॉडी इंप्लीमेंट किया, हमने उस बॉडी को अपने हिसाब का बॉडी बना दिया। अपने यहाँ भी अगर होता कि बिना उसकी अनुमति के सरकारी खजाने को आप हाथ नहीं लगा सकते हो तो इतने घोटाले देश में कम से कम नहीं होते, है ना। भारत में कैग संसद का सदस्य नहीं होता, जबकि ब्रिटेन में कैग हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। भारत में कैग को संसद का सदस्य नहीं होता है। संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 148, 149, 150, 151, ये सब आर्टिकल आपको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 148 बस ध्यान रखिएगा, कैग की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तें से संबंधित होती हैं। बाकी आर्टिकल आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी योजनाएँ, राज्य सरकार की कंपनियाँ, योजना, बैंकों का ऑडिट या सरकार के कहने पर किसी प्राइवेट फर्म का भी या किसी भी बॉडी का ऑडिट कर सकती है। कौन? तो कैग कर सकती है। यहाँ तक कि पंचायत स्तर तक के भी लेवल का ऑडिट कर सकती है कैग। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है कि जो आपका बैलेंस शीट है ना, उस पर कितना आपको खर्च करने के लिए कहा गया था और कितना आपने खर्च किया है, सही खर्च किया है कि नहीं खर्च किया है, योजना सही लोगों तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, इन सब का लेखा जोखा कौन करती है? तो कैग करती है। बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ओके, अब अगला देखिए, कुछ विशेष प्रावधान भी है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि राज्य से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल के प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगा। कैग राज्यों से संबंधित अगर कोई ऑडिट करता है तो किसको देगा? राज्यपाल को दे देगा। राज्यपाल उसको सदन के पटल पर रख देंगे। भारत सरकार में किसको देगा? राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति जी कहाँ पर रख देंगे? तो संसद के पटल पर रख देते हैं, जहाँ पर लोक लेखा समिति, जिसके अध्यक्ष सामान्य तौर पर विपक्षी पार्टी के नेता होते हैं, वो जो है वो कैग के रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे जुड़े हुए सवाल सरकार के समक्ष संसद में उठाते हैं। ये हो गया पूरा प्रक्रिया। तीसरी अनुसूची, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा 4 भारत के कैग और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण करने समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है। तीसरी अनुसूची में संविधान के तीसरे शेड्यूल में उन लोगों के शपथ की प्रक्रिया का वर्णन है जो संवैधानिक पदों पर होते हैं। कुछ कुछ पदों का है तो देख कर जाइएगा, कई बार यही पूछ लेता है कि तीसरी अनुसूची में किसके शपथ की प्रक्रिया का निम्न से वर्णन है। छठी अनुसूची, इसी अनुसूची के साथ जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के खातों का राष्ट्रपति की अनुमति के साथ कैग द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए। और इसके तहत क्या दिया गया कैग को कि भाई आप जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के जो खाते होते हैं उसका भी आप ऑडिट कर सकते हैं। इन निकायों को खाते का लेखा जोखा इस तरह से करना होगा कि जिस प्रकार कैग उचित समझता है, ऐसे खातों संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। कैग की स्वायत्ता, कैग की स्वतंत्रता सुरक्षित करने के संविधान में कई प्रावधान किए गए। कैग राष्ट्रपति के सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रपति महोदय द्वारा, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। कार्यकाल की इसको सुरक्षा दी गई है, यानी कि कार्यकाल जब तक उसका है तब तक वो पद पर बना रहेगा। हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का आपको पालन करना पड़ेगा। कैग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। महाभियोग जैसी मैं शब्द यूज कर रहा हूँ बार बार, अंतर है गुरु। महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए होता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कैग इन सभी के लिए होता है। एक बार कैग के पद से सेवानिवृत्त होने, इस्तीफा देने के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं लेगा, यानी कि उसके लिए कोई लाभ का ऐसा नहीं होगा कि वो प्रलोभन में आकर काम करे। आप एक बार कैग से पद से हटे तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, कैग भारत में सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था की कड़ी है। अन्य कड़ियों में सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग को बताया गया। मैंने आपको बताया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि हमारे संविधान का प्रहरी होंगे। कौन होंगे हमारे लोकतांत्रिक ढांचा का प्रहरी? तो उसमें एक होगा कैग, जो क्या करेगा? खर्चा देखेगा। एक होगा यूपीएससी, जो देश में मेरिट को बढ़ावा देगा। जिसके अंदर मेरिट है वो सेना में भी जाएगा और सिविल में भी आएगा। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग आएगा। ओके, तो ये 4 स्तंभ बताए गए थे जो मेरिट प्रहरी होंगे। किसका? लोकतंत्र के प्रहरी होंगे हमारे देश में।
तो अब प्रहरियों की स्थिति तो आपको पता ही होगा। और कोई भी मंत्री संसद में कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। कैग का वेतन अन्य शर्तें, सेवा शर्तें नियुक्ति के बाद भिन्न कम नहीं की जा सकती। कैग का वेतन आप नियुक्त जब हो गया उसके बाद आप कम वगैरह नहीं कर सकते हैं। उसकी प्रशासनिक शक्तियों और भारतीय लेखा परीक्षा लेखा विभाग में सेवारत अधिकारी के सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के बाद निर्धारित की जाती है। कैग के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, जिसमें सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल होते, संचित निधि पर भारित होते हैं। यानी कि भारत सरकार उसके प्रशासनिक व्यय में भी कटौती नहीं कर सकती है, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है संचित निधि के माध्यम से। तो ये सारा कुछ आपको मैंने कैग के बारे में बताया है, याद रखिएगा कैग के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संवैधानिक बॉडी है। अगले टॉपिक पर ले चलता हूँ मैं आपको। अगला टॉपिक क्या है कि भारत सरकार क्रेच बनाएगी। देश में बहुत सारे क्रेच क्यों बनाना पड़ रहा है भाई? आंगनबाड़ी के जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उनके साथ क्रेच को अब अटैच किया जाएगा। पालना स्कीम, PALNA स्कीम, इसको ध्यान में रखिएगा। किससे जुड़ा हुआ है? तो छोटे छोटे बच्चों से जुड़ा होता है। क्रेच का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह होती है जहाँ पर छोटे बच्चे रहते हैं। क्यों रहना पड़ता है? क्रेच का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया भाई? वर्किंग वूमेन, जब माँ बाप दोनों काम करने लग जाते हैं ना, वर्किंग वूमेन और वर्किंग मैन, और जिसके कारण से घर में कोई देख रेख करने वाला होता है नहीं, न्यूक्लियर फैमिली है तो और तो कोई होगा नहीं, दादा दादी भी नहीं होगा, तो बच्चे कहाँ पर पलते? तो क्रेच में पलते हैं। तो भारत सरकार अब क्या करने जा रही है कि 17,000 से ज़्यादा क्रेच का निर्माण करेगी देश में अलग अलग, और जिससे क्या होगा, वर्किंग वुमेन्स को आज़ादी से काम करने की स्वतंत्रता मिल सकेगी। इसमें कुछ ऐसा था नहीं ज़्यादा, बाकी इसका क्या बोलूँ मैं, आंगनबाड़ी योजना के बारे में पता ही है आपको। 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 नहीं होता है, मतलब छोटे बच्चों के लिए होता है जो आंगनबाड़ी में रहते हैं। वहाँ पर उनको खेलना भी सिखाया जाता है, उनको पोषण भी मिलता है और उनका न्यूट्रिशन भी इससे तय हो जाता है। तो उसी के तहत अब क्रेच को भी अटैच किया जाएगा शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में, ताकि वर्किंग वुमेन्स जो हैं वो अपना काम कर सकें। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। बाकी इसके बारे में अगर कोई डिटेल आता है तो मैं अगले वीडियो में आपको करवा दूंगा। अगला टॉपिक जो है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, उसके बाद जापानियों ने प्रण लिया था कि भाई अब हथियार रख दो और औजार उठा लो। मैंने आपको बार बार बताया है। उसके बाद जापान में एक तरीके से इतना बड़ा परिवर्तन लाया इन्होंने कि दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी बन गए। और उसके बाद जापानियों ने फिर हथियार की तरफ में देखा नहीं। आपको पता होगा कि हाल फिलहाल के वर्षों तक जापान के पास सैन्य बजट नहीं होता था, अलग से सैन्य बजट नहीं होता था, क्योंकि बिल्कुल इन्होंने हथियार की तरफ देखा ही नहीं। डेवलप ज़रूर किया, टेक्नोलॉजी ज़रूर बनाई, लेकिन उसको बढ़ावा उस तरह से नहीं दिया। अब इन्होंने पहली बार अपने नॉर्म्स को तोड़ा है। और क्यों तोड़ा है? क्योंकि चीन इनके बगल में बहुत बड़ी शक्ति बन रही है, रूस अलग एग्रेसिव मोड में है, और इसके कारण से अब वर्ल्ड सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि जापानी लोग फिर से हथियारों की तरफ में देखना शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि वर्ल्ड सुरक्षित नहीं है। इन्होंने अपना आर्म्स का एक्सपोर्ट शुरू किया US को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं उस देश की नीति में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। तो जापान के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको, उसके दीप दिखा दूंगा। बाकी देखिए इन्होंने क्या किया है। तो इन्होंने बोला कि पोर्ट्रेट जो सिस्टम होता है, एक क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैपेबिलिटी 3 PSC3 सिस्टम टू द यूनाइटेड स्टेट वुड बी द जापान फर्स्ट एक्सपोर्ट लेथल आर्म्स सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़े स्तर पर पहली बार ये US को एक्सपोर्ट करेंगे। पोर्ट्रेट मिसाइल सिस्टम है जो जापान ने बनाया हुआ है, ये US को एक्सपोर्ट करेंगे और US उसको यूक्रेन को देगा, यूक्रेन उसको रूस पर चलाएगा, और यही इसी तरीके से फिर ये लोग मिसाइल बेचकर शांति की बात करेंगे। तो ये देखिए कई बार ये न्यूज़ पूछ लेता है टर्मिनोलॉजी में कि हाल ही में किस देश ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, PT में पूछ लेता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार आर्म्स एक्सपोर्ट को हरी झंडी दी है। तो इस तरह का आपसे PT में पूछा जा सकता है ना। उसके अलावा जापान के द्वीप जो है उसका सीक्वेंस एक बार देख लीजिए। एक चीज़ और, ये जो पोर्ट्रेट मिसाइल सिस्टम है ये कौन बनाती है? क्या जापान की सरकार ने बनाया? नहीं, जापान में अमेरिका की कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन है। लॉकहीड मार्टिन एक कंपनी है जो दुनिया की आर्म्स बनाने में टॉप की कंपनी है। तो इसी ने पोर्ट्रेट मिसाइल सिस्टम को जापान ने बनाया है। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, लॉकहीड मार्टिन बनाती है पोर्ट्रेट मिसाइल सिस्टम, बहुत ही बेहतरीन दुनिया के मिसाइल सिस्टम्स में से एक है। ओके, और किसने बनाया है? तो इसी कंपनी ने बनाया है। जापान में इसका बनाया है, प्रोडक्शन किया गया। अब ये US को एक्सपोर्ट करेगा कौन? तो जापान करेगा। ओके, जापान के ये द्वीप देख लीजिए, UP वालों ने, और इसको कितनी बार पूछा है सीक्वेंस लगाने के लिए, BPSC में ही पूछ सकता है। जापान के सारे द्वीप हैं, होकाइडो है, और ये होन्शु द्वीप है, ये शिकोकू है, ये क्यूशू है। इनका सीक्वेंस ज़रा ध्यान रखिएगा। और होन्शु जो द्वीप है इसी
इसी पर जापान की राजधानी टोक्यो है। ओके, तो आज का न्यूज़पेपर सेशन यही था। सी ऑफ जापान है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ाया है और उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। कहीं पर कोई त्रुटि रह जाती है तो वही बता सकते हैं आप। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।